नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्रम और स्वार्थ, जो कि तेनालीराम की कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के साथ घोड़ों पर सवार होकर के शिकार के लिए विजयनगर के निकटवर्ती जंगल में चले गए। दोनों ने इच्छा भर शिकार किया और वापसी के लिए घोड़ा घुमा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि वे राह भटक चुके हैं। दोनों भटकते भटकते थककर चूर हो चुके थे। घोड़े पसीने से लथपथ थे। सूर्य दक्षिण पश्चिम के कोने तक पहुंचने ही वाला था। महाराज यह सब देखकर हताश हो रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा कि अब क्या होगा तेनालीराम, आखिर हम लोग कब तक जंगल में भटकते रहेंगे? हमारे घोड़े भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम चाहिए। जिस तरह प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है, उसी तरह घोड़े को भी प्यास लगी होगी। दोनों देखते नहीं किस तरह हाँफ रहे हैं घोड़े। महाराज, धैर्य के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा है कि हम एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहें, तेनालीराम ने कहा। दोनों के घोड़े दौड़ते रहे उसी दिशा की तरफ, एक ही दिशा की तरफ, जैसा कि बोला था तेनालीराम ने। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम ने महाराज से खुश होते हुए कहा, महाराज सामने देखिए, पेड़ पर बगुलों का झुंड बैठा हुआ है। तो इसमें खुशी होने की क्या बात है? तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तेनालीराम मानो विजयनगर वापसी की राह मिल गई हो। महाराज ने कहा ये बात तेनालीराम से। जी हाँ महाराज, बगुले को दिखने से यह संभावना भी दिखने लगी है कि शीघ्र ही हमें नगर वापसी की राह बताने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ मिले ना मिले, पीने के लिए पानी अवश्य मिल जाएगा, तेनालीराम ने कहा। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? महाराज ने पूछा। महाराज, बगुले के आधार पर, तेनालीराम ने उत्तर दिया। क्या मतलब? महाराज ने पूछा। मतलब यह महाराज की बगुलों के झुंड पर यहाँ होना यह संकेत दे रहा है कि आसपास ही कोई नदी बह रही है। ये बात कहा तेनालीराम ने। महाराज खुश होते हुए बोले, अरे मेरे ध्यान में तो यह बात आई ही नहीं थी। तुम ठीक कह रहे हो तेनालीराम, ऐसा हो सकता है। थोड़ी ही दूर घोड़ा और दौड़ाकर तेनालीराम ने भूमि पर बड़े पत्तों वाली लताएं बिछी हुई देखी। यानी कि थोड़ी ही दूर पर घोड़ा जब उन्हें दौड़ाया तेनालीराम ने, तो देखा कि यहाँ पे भूमि पर क्या है, पत्तों वाली लताएं बिछी हुई देखी। इन लताओं के कुछ पत्तों पर जानवरों के खुरों और पंजों के कीचड़ सने निशान थे। इनमें से कुछ निशान कच्चे थे और कुछ सूखे, यानी गीली मिट्टी वाले निशान और सूखी मिट्टी वाले निशान। तेनालीराम ने महाराज को उस निशानों को देखते हुए कहा, महाराज घोड़े के उस ओर ले चलिए जिधर से पंजों के खुरों के निशान आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए तेनालीराम ने स्वयं अपना घोड़ा मोड़ लिया। महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि तेनालीराम किन निशानों की बात कर रहा है। वे थक चुके थे और पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्होंने बोलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने चुपचाप घोड़े को तेनालीराम के घोड़े के पीछे लगा दिया। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी। दोनों ने नदी की धारा में हाथ मुंह धोए, फिर जी भर के पानी पिया। जब उनकी प्यास बुझ गई तब वो अपने घोड़े को भी ले आए। दोनों ने घोड़े को भी पानी पिला दिया। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम मैं कामना करता हूँ कि दूसरी संभावनाएं भी सच साबित हो जाए। कि तुमने जो बोला था कि आसपास मुझे क्या मिलेगा, एक नदी मिल जाएगी और जो है कि विजयनगर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारी जो दूसरी है संभावना है वो भी सच साबित हो जाए। जी महाराज, नदी है तो आसपास कोई बस्ती भी होगी। पहले थोड़ा विश्राम कर ले, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। इतना कहकर तेनालीराम ने दोनों घोड़े को ऐसे स्थान पर ले जाकर बांध दिया जहाँ हरी घास दूर तक भूमि पर आच्छादित हो, यानी कि लगी हुई थी। दोनों घोड़े को वहीं छोड़ दिया और स्वयं महाराज के पास आ गए। उसने महाराज से कहा, महाराज आइए नदी के किनारे बालू पर हम लोग थोड़ी देर लेट जाते हैं। थोड़े विश्राम के बाद सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है और किधर जाना है। महाराज थके हुए थे। उन्होंने बालू पर लेटते हुए कहा, तेनालीराम थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। ऊपर से यह नदी का किनारा भी है। कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे जंगली जानवर इधर पानी पीने के लिए आ सकते हैं। महाराज के पास ही
तेनालीराम लेट गया था और कहा, महाराज, जंगली जंतुओं से भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय यदि कोई भी जानवर इधर आया तो विश्वास कीजिए कि वह शिकार करके अपना पेट भर चुका होगा। वैसे भी मनुष्य से सभी जानवर स्वयं भयभीत होते हैं, डरते हैं। इसलिए भय रहित होकर आप आराम से सो जाइए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं होगा। अभी उन लोगों को विश्राम के लिए लेटे हुए समय ही बीता था कि एक प्रौढ़ महिला हाथ में घड़ा लिए, एक बड़ी बुढ़ी महिला हाथ में घड़ा लिए हुए नदी से पानी लेने के लिए आई। उसने घड़े को पानी में डुबाया और उसमें जाते पानी की गड़ गड़ ध्वनि से महाराज और तेनालीराम दोनों का ध्यान उस ओर गया। उस दोनों के नदी की ओर देखा और प्रसन्न हो गए। महाराज ने प्रसन्न होते हुए तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारा दूसरा अनुमान भी सच साबित हुआ। चलो महिला से पता करते हैं कि विजयनगर जाने का रास्ता किधर पड़ता है। दोनों महिला के पास पहुंचे। महिला ने उन्हें देखते समझ लिया कि ये दोनों राजसी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, अवश्य इनमें से कोई एक राजा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने दोनों को नमस्कार किया और पूछने लगी, राह भटक गए हो राजन? महाराज उस महिला की शालीनता से बहुत प्रभावित हुए और महिला से कहा, हाँ माता, हम दोनों राह भूल गए हैं, जंगल में भटकते भटकते थक भी गए हैं और भूखे भी हैं। महिला ने उनसे कहा, कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। झोपड़ी में जो कुछ है उससे अपनी भूख मिटाना। घोड़ों को ले चलकर झोपड़ी के पास बांध देना। दोनों के चारे की व्यवस्था भी मैं कर दूंगी। सुबह जहाँ कहीं भी जाना है चले जाना। पल दो पल में जब अब सूरज डूब जाएगा, अब रात हो जाएगी। और जंगल में रात को अनजान राह का भटकना खतरे से खाली नहीं होता। कहते हैं कि जंगली जंतुओं की शक्ति रात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। ये बात कहती है वो महिला। महाराज और तेनालीराम के समक्ष उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर दोनों ने उस बात को स्वीकारने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। इसलिए वे दोनों महिला के साथ उसकी झोपड़ी में चले गए। महिला की झोपड़ी जंगल में बसे एक छोटे से गांव में थी। 5-6 परिवार वाले इस गांव में 15-20 ही लोग थे। 1 मिनट, 15-20 लोग थे कैसे भाई साहब? 5-6 परिवार वालों इस गांव में 15-20 लोग ही रहते थे। अच्छा, इस गांव में मतलब कि 5-6 जो है परिवार था, अलग अलग घर था, जिसमें केवल 15 और 20 लोग ही रहते थे, 15-20 के समथिंग। वन पत्रों और शिकार पर उनका जीवन आधारित था, यानी कि जंगलों के जो पत्ते वत्ते होते हैं उनको शिकार करना, उसी पे उनका जीवन आधारित था। महाराज और तेनालीराम दोनों ही भूखे थे और बेहाल थे। महिला ने उन्हें गुड़ और चने के उपयोग से बनाया गया पेठा दिया। महाराज को यह पेठा बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन सुबह महिला ने उन दोनों को विजयनगर की राह दिखा दी और वे दोनों विजयनगर चल दिए। फिर जब सब कुछ सामान्य हो गया, महाराज और तेनालीराम नियमित राजभवन जाते, वहाँ दोनों में बातचीत होती है। एक दिन महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे वह पेठा खाने की बड़ी इच्छा है। कहीं से चने गुड़ के पेठे की व्यवस्था करो। जो उस महिला ने उनको दिया था महाराज को खाने के लिए पेठा, चने और गुड़ का, वो कहते हैं कि यार मुझे खाने का दिल कर रहा है, एक काम करो ना, थोड़ा सा कहीं जुगाड़ करो। तेनालीराम ने विजयनगर की एक दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगवा दिया, मगर महाराज को इस पेठे में वह स्वाद नहीं मिला जो उस महिला ने उन्हें खिलाया था। दूसरे दिन महाराज ने कहा तेनालीराम से कि यार जो कल आपने पेठा खिलाया था उसमें वह बात नहीं थी यार, जो उस जंगल वाले महिला के पेठे में थी। तेनालीराम ने किसी दूसरे दुकान से महाराज के लिए पेठा मंगा दिया फिर, मगर महाराज को उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। इस प्रकार महाराज को बारी बारी से विजयनगर की सभी दुकानों के पेठे खिलाए गए, लेकिन महाराज को उस महिला की झोपड़ी में मिले पेठे का स्वाद नहीं मिला। अंततः एक दिन तेनालीराम ने महाराज से जंगल में उस महिला से मिलने चलने के लिए कहा। महाराज सहर्ष तैयार हो गए, उसी वक्त तैयार हो गए, क्या बात करते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों जंगल में उस महिला की झोपड़ी की ओर चल दिए।
महिला की झोंपड़ी तक पहुँचते पहुँचते दोनों थककर चूर हो गए। उन्हें भूख भी जोरों की लगी। महिला और झोंपड़ी में जब वे दोनों पहुँचे तब महिला उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब महिला की झोंपड़ी में वे दोनों पहुँचे तो महिला उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उन दोनों को बैठने के लिए चटाई बिछा दी, पीने के लिए पानी दिया। महाराज ने महिला से कहा, माँ, मुझे चना गुड़ का पेठा खिलाओ। तुम्हारे हाथ का पेठा खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महाराज की अपनापन भरी बातें सुनकर महिला बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत महाराज के लिए पेठा बनाया। इस बीच तेनालीराम ने महिला को बता दिया कि चना गुड़ का यह पेठा महाराज को कितना पसंद है और कैसे विजयनगर की हर दुकान का पेठा खाने के बाद भी महाराज को उसके हाथ में बने पेठे का स्वाद नहीं मिला है और वे पेठा खाने के लिए जंगल आ गए हैं। ये बातों बता देते हैं कि बहुत बेचैन है हमारे राजा जी। पेठा बनाकर महिला ने महाराज और तेनालीराम के लिए परोस दिया। महाराज ने पेठा खाने पर पाया द्विवेही स्वाद। वही मिठास वे पेठे में स्वाद में खो गए। जी भर के पेठा खाया और महिला के पेठे की खूब प्रशंसा की। महिला ने पेठे का स्वाद का रहस्य खोलते हुए कहा, राजन, जब तुम पहली बार पेठा खाए थे उस दिन भी तुम्हें खूब जोरों की भूख लगी थी। जंगल में भटकने के कारण श्रम जनित थकन से तुम क्लांत से थे। शरीर में खूब पसीना बह चुका था। इस प्रकार तुम्हारे शरीर के रग रग में को एक नई ऊर्जा की आहार की आवश्यकता थी और आज भी तुम्हारी स्थिति उस दिन जैसे ही है। सच है कि यह पेठा भी वैसे ही पेठा है जैसे विजयनगर की दुकानों से में मिलता है। दरअसल बात यह है कि जब भी श्रम करने के बाद भूख लगती है तब भोजन करने पर वह स्वाद अद्वितीय लगता है। दरअसल यह है कि महिला की बात से महाराज और तेनालीराम बहुत संतुष्ट हुए। महाराज ने महिला को ढेर सारा धन उपहार दिया और वे वहाँ से विजयनगर वापस आ गए। तो यहाँ पे हमारा कहानी ख़त्म होता है और इससे हमें सीख ये मिलती है कि कोई भी जो खाना है, कोई भी आप खाना खाते हैं, वो तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप उसका आवश्यकता ना हो। मान लिया जाए कि आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने पिज्ज़ा रख दिया जाए, बर्गर रख दिया जाए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना रख दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको भूख लगा हो और आपको सूखी रोटी भी दे दिया जाए तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। वही चीज़ इस कहानी में बताया गया है। जैसे कि बताया गया कि उस दिन क्या होते, थके हुए थे राजा साहब, एकदम चूर थे थक करके, तो उन्हें वो पेठा खिलाया गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो राजभवन में थे तो पेट तो उनका रहता था भरा हुआ और कहीं से भी पेठा मांग के खिलाया जाता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और जब वो उस महिला से मिलने गए, थके उस वक्त भी चूर हो गए थे, तो फिर उन्होंने खाया, तब जाकर उनको अच्छा लगा। तो ये बात उन महिला ने उनको बताई कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो पेठा आपके विजयनगर के दुकानों में मिलता है वही पेठा ये भी है। बात यह है कि आपने क्या किया था, मेहनत किया था, आपको भूख थी इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होती है और वो चीज़ आपको मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है और वो आपको मिलता है तो फिर आपको वो बेकार लगता है।